रियासती हाईकोर्ट ने बीजेपी के रियासती सदर और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए उन्हें शख्सी जमानत पर रिहाई के काम जारी किए। अदालत ने रियासती हुकूमत को एक नोटिस भी जारी की और दफा 333 लगाए जाने पर सवाल उठाए। वाज़ेह है कि पुलिस ने इतवार को बंडी संजय को करीमनगर में उनके कैंप ऑफिस से उस वक्त गिरफ्तार कर लिया था जब वो जियो 317 की बर्खास्तगी का मुतालबा करते हुए जागीरता दीक्षिणा कर रहे थे। टीआरएस के कांग्रेस सदर और रियासती वजीर के.टी. रामाराव ने कहा कि बीजेपी के कौमी सदर जे.पी. नड्डा और बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय के दरमियान कोई फर्क नहीं है। दोनों अखलाक से गिरी हुई जबान इस्तेमाल करते हैं। तेलंगाना भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का खिताब करते हुए के.टी. रामाराव ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के बारे में जे.पी. नड्डा के रिमार्क्स और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तेमाल की गई जबान पर सवाल उठाए और उसकी शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि ऐसी जबान एक सियासी जमात के कौमी सदर के लिए शान निशान नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जमहूरियत की बात करती है लेकिन दूसरी तरफ गांधी के कातिल नथुराम गोडसे की सराहना करती है। नरेंद्र मोदी जी से मैं विनती करता हूं, याद दिलाना चाहता हूं मोदी जी आपको, आपने बहुत सारे भारतीय जनता को आपने बहुत सारे वाग्दान आपने किया। एक बात आपने कहा आपको याद होना चाहिए, 2022 కల్లా ప్రతి భారతీయునికి ఇల్లు నేను అంటలేను, నరేంద్ర మోడీ యొక్క జుమ్లా. ఇగో ఇంకోటి, ఇది నేను తీసిన ఫోటో కాదు, నాది కాదు, పత్రికల్లో ప్రముఖంగా వచ్చింది. మీరు మర్చిపోవచ్చు కానీ మేము మర్చిపోం కాబట్టి ప్రజలకు గుర్తు చేయవలసిన బాధ్యత మా మీద ఉంది కాబట్టి 2022 కల్లా ప్రతి భారతీయుడికి ఇల్లు అని నరేంద్ర మోడీ గారు చెప్పిన మాట 22 కల్లా అని చెప్పి ఏ రోజు చెప్పింది? ఇది జూలై 28, 2018, 4 ఏళ్ల కింద చెప్పిన మాట, 4.5 ఏళ్ల కింద. మరి వచ్చిందా? ప్రతి భారతీయుడికి ప్రతి పేదవాడికి తెలంగాణతో సహా భారతదేశంలో 28 రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి. ఎన్ని రాష్ట్రాలు ఇల్లు ఇచ్చింది నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం? అందరికి ఇల్లు వచ్చినాయా? ఇది ఒక జుమ్లా. ఇక రెండోది, ఇదే ప్రధానమంత్రి జూన్ మాసంలో ఆయన చెప్తాడు, ఏం చెప్తాడు? 20 జూన్ 2018 PM ప్రామిసెస్ ఫార్మర్స్ ఇన్కమ్ డబ్లింగ్ బై 2022. 2022 కల్లా రైతుల ఆదాయాన్ని రెట్టింపు చేస్తా. రైతుల ఆదాయం రెట్టింపు చేసే కానీ రైతులను ఈయనకంటే గోసవుచ్చుకున్నాడు భారతదేశంలో కాదు ప్రపంచంలోనే. ఇంత అరాచకమైన ఇంత నిరంకుశమైన ప్రభుత్వాధినేత ఎవరైనా ఉన్నారా అంటే నరేంద్ర మోడీ తప్ప ఇంకెవడు లేడు. ఆయన పేరు నరేంద్ర మోదీ కాదు, రైతు విరోధి. నరేంద్ర మోదీ రైతు విరోధి అని చెప్పి ఈరోజు ఇప్పుడే మేము ఇక్కడికి వస్తుంటే ఇప్పుడే చూసినాం, పంజాబ్లో రైతులు అడ్డుకుంటే 20 నిమిషాలు రోడ్డు మీద అయిపోయింది ప్రధానమంత్రి. నాకు తెలిసి ఈ దౌర్భాగ్యం భారతదేశంలో ఏ ప్రధానమంత్రికి పడలే ఇప్పటివరకు. 20-30 నిమిషాల పాటు ప్రధానమంత్రి మోటార్ కేడు కూడా బంద్ చేసుకొని పంజాబ్లో రైతుల నిరసనలతో స్తంభించిపోవాల్సిన దుస్థితి తెచ్చుకున్న రైతు. आरएसएस की कौमी आमेला का 3 रोजा इजलास चारशंबे को नवा इलाके अनोजी गुड़े कीसरा में शुरू हो गया, जिसमें आरएसएस से जुड़ी 36 तंजीमों के सरकर्दा कायदीन शिरकत कर रहे हैं। बीजेपी के कौमी सदर जे.पी. नड्डा भी इजलास में शिरकत के लिए कल शाम हैदराबाद पहुंचे थे। आरएसएस के तर्जुमान सुनील अंबेडकर ने बताया कि आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत का इजलास में खुसूसी खिताब होगा। इजलास में मुल्क में कोरोना की सूरत-ए-हाल के अलावा मुल्क और हिंदुओं को दरपेश चैलेंजेस पर गौर खोज किया जाएगा और तंजीम की नई हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। उन्होंने कहा कि आरएसएस एक कौम परस्त तंजीम है जो बेशुमार फलाही काम भी अंजाम देती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई सारे स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से विविध प्रकार के संगठनों में कार्य करते हैं। समाज जीवन के विविध क्षेत्र में समाज से जुड़ी विविध प्रकार के विषय, समस्याएं और उनके समाधान में भी वो सभी लोग सक्रिय रहते हैं। समाज जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में जो व्यापक परिवर्तन की अपेक्षा है उस दृष्टि से भी वो सक्रिय रहते हैं, उसकी कल्पना करते हैं। उस क्षेत्र के लोगों में संगठन करते हुए वहाँ भारत केंद्रित, भारत के लोगों के जनता के हित में कैसी व्यवस्थाएं खड़ी हो इस दृष्टि से भी सतत प्रयास करते रहते हैं। वर्ष में एक बार ऐसे सभी संगठन संघ के आमंत्रण पर एकत्रित आते हैं। प्रतिवर्ष सामान्यतः
सितंबर में ये बैठक होती है। पिछले दिनों के जो कोरोना का सारा काल चला उसमें इन बैठकों का क्रम कुछ आगे पीछे हुआ है। अभी इस वर्ष ये बैठक में लगभग 36 संगठन के 216 पदाधिकारी अपेक्षित है। स्वाभाविक ही बैठक में अभी वर्तमान की जो परिस्थिति है उसमें कोरोना से संबंधित जितने भी प्रोटोकॉल है उसका भी पालन किया जा रहा है। सभी लोग अपने दोनों डोज लगाकर ही यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर सभी लोग अपने अपने जो अनुभव है, क्योंकि वो समाज में बहुत नीचे तक काम करते हैं, सतत रूप में अलग अलग प्रकार की परिस्थिति का निरीक्षण करते हैं, अवलोकन करते हैं और उस पर कई कार्य करके उनके अनुभव भी होते हैं। तो इस बैठक में मुख्यतः तो अपने अनुभवों को वो एक दूसरे में बांटते हैं, शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस है और जो भी आने वाले समय में कुछ कार्य सामूहिक रूप में भी कर सकते हैं उस संदर्भ में भी चर्चा आपस में करते रहते हैं। तो एक तरीके से ये जानकारियों का भी एक्सचेंज है, अपने फीडबैक का भी एक्सचेंजेस है और उसके आधार पर कुछ समान विषयों के बारे में भी सोचते हैं। जैसे पिछले वर्ष ये बैठक कर्णावती, गुजरात के कर्णावती में हुई थी। वहाँ पर जैसे जो संगठन विशेषकर आर्थिक क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे भारतीय मजदूर संघ है, भारतीय किसान संघ है, स्वदेशी जागरण मंच है, लघु उद्योग भारती है, तो इन सब लोगों ने ये विचार किया था कि रोजगार। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर की तस्वीर को गलत अंदाज में सोशल मीडिया पर पोस्ट करने और उसे फिर आम करने पर निजामाबाद के बीजेपी रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद के खिलाफ बंजारा पुलिस स्टेशन ने एक मुकदमा दर्ज किया है। टीआरएस की सोशल मीडिया के कन्वीनर वाई सतीश रेड्डी की शिकायत पर यह मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट ने ऐसी तस्वीर डाली है जिससे मुख्तलिफ ग्रुपों में बेचैनी पैदा होती है और टीआरएस पार्टी कारकुनों के जज्बात मजरू हुए हैं। वाज़ेह है कि पुलिस ने इतवार को चीफ मिनिस्टर के खिलाफ नाजेबा रिमार्क करने पर डी अरविंद के खिलाफ एक और मुकदमा भी दर्ज किया था। बीजेपी के लीडर और साबिक असेंबली शोभा को पुलिस ने चारशंबे के दिन करीमनगर में उनकी रिहायशगाह से गिरफ्तार कर लिया। उन पर इतवार को रियासती बीजेपी के सदर बंडी संजय की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस पर हमले जैसे इल्जाम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। वाज़ेह है कि इस केस में बंडी संजय और उनके दीगर 4 साथियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। రాష్ట్రంలో టీచర్స్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులు 317 జీవో వల్ల టీచర్లు ఇంటికొకరు చెట్టుకొకలు గుట్టకొకలు అవుతుండ్రని, చనిపోతుండ్రని, ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటాన్రని మా బీజేపీ పార్టీ ఆలోచన చేసి గవర్నర్ గారికి ఒక మెమోరాండం ఇచ్చి ముఖ్యమంత్రి గారికి గౌరవంగా 317 జీవోను సవరణ చేసుకోండి ముఖ్యమంత్రి గారని రిక్వెస్ట్ గానే మేమెక్కడనో ధర్నాకు రాస్తారోకో కూర్చోలేదు. మా ఎంపీ గారి ఆఫీసులనే మరి దీక్ష కూర్చుంటే ఇవాళ దీక్షను భంగం చేసింది కరీంనగర్ జిల్లా సిపి గారు. ఆఫీసు మీద దాడి చేసి డోర్లు బలగొట్టి ఎంపీ గారిని లాఠీ చార్జ్ చేసి తీసుకుపోయి మానకొండూరు పోలీస్ స్టేషన్ లో పెట్టింది సిపి గారు. ఆనాడు తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఉపాధ్యాయులు అనేటోళ్ళు సకల జనుల సమ్మె జరిపిండ్రు, పెండౌన్ ఉద్యమాలు చేసిండ్రు, వంట వార్పులు చేసిర్రు. కాబట్టి వాళ్ళ కుటుంబాల్ని కాపాడండి ముఖ్యమంత్రి గారు, ఉపాధ్యాయ సంఘాలను పిలుచుకొని సవరణ చేయండి అని అడిగినాం తప్ప గాని మేమెక్కడ కూడా ఇబ్బంది కలగజేయలేదు. కానీ సిపి గారే ఇవాళ కావాలని, పోలీసు వాళ్ళందరూ కాదు, సిపి గారు ఒక్కరే. ఎందుకంటే కేటీఆర్ గారు ఫోన్ చేసింది మేము స్వయంగా విన్నాం మానకొండూరు పోలీస్ స్టేషన్ లో. ఇవాళ 333 సెక్షన్ పెట్టవలసిన అవసరం ఏమొచ్చింది మా మీద గాని, మా రాష్ట్ర అధ్యక్షుల మీద గాని? అంటే ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజల పక్షాన మేము ఫైట్ చేయకూడదా? ఇది ఎక్కడ అన్యాయం? ఇంకొకటి, ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారికి కేటీఆర్ గారికి బొడిగే శోభక్కగా, మిస్టర్ కేసీఆర్ నిన్ను అరెస్టు చేయడానికి ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో పోలీసు వాళ్ళు వస్తే ఉత్తర తెలంగాణ భవన్ లో కారం పొడి పట్టుకొని కూర్చొని కావాలి కాసింది బొడిగే శోభక్క. కేసీఆర్ మర్చిపోయినవా?
నీ కవిత కావాలి గాయలే, నీ కేటీఆర్ కావాలి గాయలే. అలుగునూరు చౌరస్తాలో నిన్ను అరెస్ట్ చేయడానికి ఎస్పీ గారు శివశంకర్ సార్ వస్తే నేను అడ్డం ఉన్నా. పోలీసులు ఉత్తర తెలంగాణ భవన్ లో రాత్రి నిన్ను కిడ్నాప్ చేయడానికి వస్తే పొయ్యిల కట్టెలు పట్టుకొని కావలు కాసిన బొడిగ శోభక్క మీద 333 సెక్షన్ పెట్టి ఇవాళ రిమాండ్ చేయించడానికి కుట్రలు చేస్తావా కేటీఆర్? పురుగుల పడి చేస్తావు ఉద్యమకారు. तेलंगाना में बीजेपी के सदर बंडी संजय की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और टीआरएस के हामियों के दरमियान लफ्जी जंग जारी है, जहां दोनों एक दूसरे पर तीखे और तल्ख रिमार्क्स कर रहे हैं। बाज़ औक़ात पर दोनों ग्रुप गाली गलौज पर उतर आए हैं। ऐसे में पुलिस ने सोशल मीडिया पर काबिल एतराज़ रिमार्क्स करने वालों को इंतबाह दिया और कहा कि सोशल मीडिया पर बेहूदगी की इजाज़त नहीं दी जा सकती, इससे इश्तियाल अंगेज़ी के वाक़यात में इजाफा हो सकता है। पुलिस ने बताया कि वो सोशल मीडिया पर नजर रखे हुए और खुद कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर सकती है। मलकपेट के मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने अपने हल्के के अवामी मसाइल और तरक्याती कामों के सिलसिले में एक जायजा इजलास मुनक़िद किया, जिसमें मजलिसी कारपोरेटर्स और जेएसएमसी के अहदेदार शरीक थे। जिम भावा वेलफेयर एसोसिएशन के सदरनशीन एम रघुवरनाथ ने अपनी तंजीम का कैलेंडर साल बराए 2022 जारी किया। इंदिरानगर जियागुड़े की नल्लम्मा पोचम्मा मुतियाला मंदिर में मुनक़िदा एक तकरीब में तंजीम के कायदीन एम बालकृष्णा, अनिल कुमार, जय लक्ष्मी नारायण और पी वेंकटेश भी मौजूद थे। आदि जाम्बावा वेलफेयर एसोसिएशन समक्ष में श्री श्री नल्लपोचम्मा मुत्यालम्मा देवालय कमेटी उपलब्ध होने से हमारे चेयरमैन जी जो बोले उसको हम आगे लेने को आगे काम करते हुए जाएंगे। ये जो कार्यक्रम यहाँ तक आया, आप सब सहयोग, आप सब यहाँ पर है। थोड़े लोग तो गुजर गए, लेकिन यहाँ का 60 साल का चरित्र है, उसमें हम तो उतना नहीं है। हमारे बड़े लोग हैं, बुजुर्गन हैं, सब लोग सहयोगी से सभी लोग मिलके ज़्यादा तो अपने मादिगा वर्ग के सहयोग से ये कार्यक्रम हम यहाँ तक लाया गया है। अगले भी यहाँ से 2022 से ये पहली दफ़ा कैलेंडर आविष्करण हुआ। यहाँ से हर साल ऐसी और ज़्यादा काम करने के लिए वो माता नल्लपोचम्मा मुत्यालम्मा हमारे को शक्ति देंगे। उसी प्रकार के हमारे महल्ले में बहुत गरीब लोग हैं, सबको भी सहयोग देने को हम तैयार हैं। इसी उपलब्ध में आप सभी को प्रत्येक धन्यवाद करते हुए मैं जय माता दी बोलो नल्लपोचम्मा। कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मजुद्दीन ने जिला परिषद स्कूल संगारेड्डी में उर्दू मीडियम के तलबा में 10वीं क्लास के मॉडल पेपर तकसीम किए। इसका मकसद उर्दू जरिए तालीम तलबा को मियारी तालीम मटेरियल फराहम करना है। इस मौके पर नारायणनगर के कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, संगारेड्डी मजलिस के सदर एडवोकेट ख्वाजा निजामुद्दीन के अलावा मुकामी कॉर्पोरेटर्स और दूसरे भी मौजूद थे। साउथ जोन की पुलिस टास्क फोर्स ने उप्पूगुड़े में चूड़ियां बनाने वाले कारखाने पर धावा करके 6 कम उम्र बच्चों को बचा लिया। बताया जाता है कि सुल्तान शाही का 39 साल राजेश दास बिहार से इन बच्चों को लाकर, जिनकी उम्र 14 साल है, मजदूरी करवा रहा था। इंस्पेक्टर टास्क फोर्स रघुवेंद्र ने बताया कि इन बच्चों को मामूली उजरत दी जा रही थी और उनसे बंधुआ मजदूर जैसा काम लिया जा रहा था। राजेश दास को मजीद कार्रवाई के लिए पुलिस छतरी नाके के हवाले कर दिया गया। साउथ जोन की पुलिस टास्क फोर्स ने तेलंगाना विजय डेयरी के नाम पर मिलावटशुदा घी का कारोबार करने वाले 2 अफराद दीपक और राहुल अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है। खबलजी पुलिस ने जुमेरात बाजार में वाक़ न्यू फेमस ट्रांसपोर्ट पर धावा करते हुए 5 लाख रुपए मालियती 970 किलो मिलावटशुदा घी जब्त किया। बताया जाता है कि सैदाबाद का रहने वाला दीपक नांदेड़ में एक प्लांट कायम किया था, जहां वो पाल्मोलियन और वेजिटेबल ऑयल घी तैयार करके तेलंगाना विजय डेयरी के पैकेट्स में हैदराबाद को रवाना करता था। मीरपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ SLNS कॉलोनी में एक ज़ेर तामीर इमारत से नामालूम शख्स की नाश की दस्तयाबी के बाद सारे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने बताया कि मुतफ़ी हालत नशे में था होगा और वो एलिवेटर
के प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ा। इमारत से बदबू आने पर मुकामी पुलिस को इत्तला दी गई और पुलिस का शुबा है कि यह वाकया 3 दिन कबल पेश आया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया और तहकीकात का आगाज कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को पंजाब के दौरे के मौके पर अवाम के जबरदस्त एहतजाज का सामना करना पड़ा। एहतजाज का सबब भटिंडा में वज़ीर-ए-आज़म की कारों के काफिले को 20 मिनट तक रुक जाना पड़ा और 20 मिनट तक फंसे रहने के बाद वज़ीर नरेंद्र मोदी ने हुसैनीवाला जाने का अपना प्रोग्राम मंसूख कर दिया, जहां वो शहीदों की यादगार पर फूल चढ़ाना चाहते थे। मरकजी वज़ारत दाखिला ने वज़ीर-ए-आज़म की सिक्योरिटी और रियासती हुकूमत की कोताही का सख्त नोटिस लिया है और उसने रियासती हुकूमत से इस सिलसिले में एक रिपोर्ट तलब की है। वज़ारत दाखिला ने बताया कि पंजाब के डीजीपी को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे और प्रोग्राम से बहुत पहले ही आगाह कर दिया गया था और वज़ीर-ए-आज़म के काफिले को रोक देना हुकूमत की संगीन कोताही है। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने पंजाब में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की कार के काफिले को रोक देने के वाकये की शदीद मजम्मत की। उन्होंने पंजाब हुकूमत को वज़ीर-ए-आज़म की सिक्योरिटी को जोखिम में डालने के लिए मुरीद इल्ज़ाम ठहराया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि एक मनसूबाबंद साजिश के तहत एहतजाजियों को फ्लाईओवर पर लाया गया। इस वाकये की मुकम्मल जामे तहकीकात की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब और पंजाब पुलिस को इसके लिए जवाबदेह बनाना होगा। पंजाब की पुण्य धरती पर कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। जो लोग कांग्रेस पार्टी में मोदी से घृणा करते हैं, वो आज देश के प्रधानमंत्री को, उनकी सिक्योरिटी को किस तरह से भंग किया जाए उसके लिए प्रयासरत थे। जो आक्रोश आप मुझ में और सुधांशु जी में देख रहे हैं, वो मात्र हमारे राजनीतिक संगठन तक सीमित नहीं है। हमने बार बार कहा, नफरत मोदी से कांग्रेस को है, हिसाब हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से ना कीजिए। पंजाब सरकार को, कांग्रेस को आज जवाब देना होगा। प्रधानमंत्री किस रूट से एक स्थल पर पहुंचते हैं, उस पूरे रूट की सुरक्षा का प्रबंध और कोई भी गतिरोध नहीं है, ऐसा आश्वासन पंजाब पुलिस ने प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को दिया। क्या जानबूझकर प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को झूठ बोला गया? प्रश्न 2, प्रधानमंत्री जी के पूरे कैवलकेड को जब रोकने का प्रयास हुआ, 20 मिनट तक जब उनकी सुरक्षा भंग की गई, जिन लोगों ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भंग किया, उन लोगों को प्रधानमंत्री की गाड़ी के पास तक, उस स्थल तक किसने और कैसे पहुंचाया? क्योंकि हिंदुस्तान में हर नागरिक जानता है कि प्रधानमंत्री की इस वक्त की मूवमेंट कहां, कब, कैसे हो रही है, यह साधारणतः जानकारी उपलब्ध नहीं होती। उस क्षण किसने उन लोगों को फ्लाईओवर पर भेजा, ठहराया, व्यवस्था की, इसका जवाब पंजाब की कांग्रेस सरकार को देना होगा। इस घटनाक्रम के दौरान कांग्रेस के युवा नेतृत्व ने जोश का, उत्सव का इजहार किया। किस बात का उत्सव है उनका? किस बात का जोश है कि देश के प्रधानमंत्री को मौत की कगार पर ले गए थे? मुझे आक्रोश इस बात का है कि जब सुरक्षा कर्मियों ने पंजाब सरकार से उस समय संपर्क साधने की कोशिश की, तो मुख्यमंत्री के
दफ्तर से किसी ने भी संवाद नहीं किया। किस बात का इंतजार कर रही थी कांग्रेस की सरकार पंजाब में? शायद इसीलिए मीडिया में जो रिपोर्ट्स हैं कि लौटते वक्त प्रधानमंत्री जी ने, शायद मीडिया में कुछ लोगों ने इसको रिपोर्ट किया है, कि चन्नी जी के लिए संदेश दिया कि जिंदा लौट रहा हूं। मैं आज कांग्रेस पार्टी से कहना चाहती हूं, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने देश के नागरिकों के वोट और आशीर्वाद से। उन्हें ध्वस्त करना है तो इलेक्शन में करते हैं। ये साजिश रचने की क्या जरूरत थी? इन सभी सवालों को मात्र मैं या सुधांशु जी नहीं पूछ रहे, राष्ट्र भर में ये सवाल उठ खड़े हुए हैं। लेकिन वो लोग जो इस षड्यंत्र का हिस्सा हैं, उनसे कह दो कि मेरा विश्वास है कि न्याय निश्चित रूप से होगा। बैर मोदी से है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री का बाल बांका करने की ये साजिश, इस साजिश को देश समर्थन नहीं देगा। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान ओमिक्रॉन के 243 नए केसेस दर्ज होने के बाद इस मर्ज के मुतासिरीन की तादाद 2135 हो गई है। इनमें से अब तक 828 मुतासिरीन को इलाज के बाद दवाखानों से डिस्चार्ज कर दिया गया है। महाराष्ट्र और दिल्ली इस वायरेंट से शदीद तौर पर मुतासिर हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 653 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। एक ही दिन में 82 नए केसेस आए हैं। मरकजी वजारत सेहत ने बताया कि दिल्ली में ओमिक्रॉन के मुतासिरीन की तादाद 464 हो गई है। केरला में जुमला 125 केसेस सामने आए। तेलंगाना में भी 17 केसेस दर्ज होने की इत्तला मिली है।